अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर यासर आज नए टॉपिक के साथ, और हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन फीडिंग इन रुमिनेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रुमिनेंट्स के अंदर प्रोटीन्स के मुख्तलिफ सोर्सेज क्या हैं। जब हम रुमिनेंट्स की बात करते हैं तो रुमिनेंट्स के लिए तीन बड़े डाइटरी प्रोटीन के आप सेगमेंट्स कह लें या उनको सोर्सेज कह लें। उनमें एक तो डाइटरी प्रोटीन है, और डाइटरी प्रोटीन जो है उसको हम डाइटरी सीपी भी कह सकते हैं। इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक उसमें मौजूद प्रोटीन्स हैं और दूसरी उसके अंदर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है, और इस नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेंट की वजह से ही हम इसको क्रूड प्रोटीन कहते हैं। अब जो प्रोटीन्स हैं डाइटरी प्रोटीन के अंदर, डाइटरी सीपी के अंदर जो प्रोटीन का सेगमेंट है उसको फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर एक रूमिनली डिग्रेडेबल प्रोटीन और नंबर दो रूमिनली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। रूमिनली डिग्रेडेबल प्रोटीन वो है जो रूमन के अंदर डिग्रेड हो जाएगी एंड इट विल नो मोर बी अवेलेबल इन द रेस्ट ऑफ द जीआईटी। जबकि रूमिनली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन वो है जो रूमन की फर्मेंटेशन की फेज़ को स्किप करती है और एज सच स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है फॉर फर्दर डिग्रेडेशन। उसको आरयूपी या रूमिनली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन बोलते हैं। अब नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में नाइट्रेट्स, यूरिया और इसके अलावा दीगर कमर्शियल प्रिपरेशंस भी मौजूद हैं, जिनमें स्लो रिलीज नाइट्रोजन की प्रिपरेशंस हैं विच आर रिकमेंडेड फॉर द यूज़ इन रूमिनेंट फीडिंग। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है या जो सोर्स है रूमिनेंट्स की प्रोटीन का, वो है माइक्रोबियल प्रोटीन। ये जो एनपीएन या रूमिनली डिग्रेडेबल प्रोटीन है, इन दोनों सेगमेंट्स को तकरीबन कंप्लीटली फर्मेंट करते हैं रूमन के माइक्रोब्स, और इसको फर्मेंट करके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। और ये अमोनिया द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बैक्टीरिया और दीगर माइक्रोब्स खुद की बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, जिससे माइक्रोबियल मैस बनता है और उसको हम माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन कहते हैं। तीसरा सोर्स जो है वो एंडोजिनस प्रोटीन्स हैं। अब एंडोजिनस प्रोटीन्स जो हैं ये एक छोटा सा सेगमेंट है, इसमें दो बड़ी फ्रैक्शंस शामिल हैं, एक सलेवरी और डाइजेस्टिव सिक्रीशंस ऑफ द रूमिनेंट्स और दूसरा स्लफिंग ऑफ या स्लफ्ड ऑफ एपिथेलियल एंडोथेलियल या एपिथेलियल सेल्स ऑफ द जीआईटी हैं। अब मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन क्या है? डाइटरी प्रोटीन वर्सेस मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन का तो हमने जिक्र कर लिया। मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन अब क्या है? मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन एक्चुअली ये रूमिनल फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास दो चीज़ें रूमन के अंदर बचती हैं एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। नंबर एक रूमिन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन और नंबर दो माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन, और तीसरे नंबर के ऊपर एंडोजिनस प्रोटीन। जब ये तीनों प्रोटीन्स के सेगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होते हैं तो हम इनको मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन का नाम दे देते हैं, विद द कंडीशन कि इसमें से जो सेगमेंट अनडाइजेस्टेड है और वो फीसिस में निकल जाएगा। सो वी कैन से दैट एमपी इज इक्वल टू आरयूपी प्लस एमसीपी प्लस एंडोजिनस प्रोटीन माइनस अनडाइजेस्टेबल प्रोटीन्स दैट आर लॉस्ट इनटू फीसिस। अब यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि रूमिनेंट्स के लिए फिर कौन सा सोर्स ऑफ प्रोटीन सबसे बेहतर है, या हमें कौन से प्रोटीन के सोर्स के ऊपर या कौन सी प्रोटीन की टाइप के ऊपर हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। तो इसके जवाब के लिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब डाइटरी क्रूड प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक तो ये है कि जब आप डाइटरी क्रूड प्रोटीन जानवर की डिज़ाइन करें तो उसको ऐसे डिज़ाइन करें कि उसके अंदर रूमिनली डिग्रेडेबल प्रोटीन और रूमिनली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन दोनों का एक फेयर बैलेंस मौजूद हो, और इस फेयर बैलेंस को फोकस किया जाए फॉर टू बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि रूमन की हेल्थ मेंटेन रहेगी, क्योंकि माइक्रोबियल पॉपुलेशंस आर अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द रूमिनेंट्स। सो एक तो रूमन हेल्थ, अगर हम आरडीपी देंगे तो उससे रूमन हेल्थ बेहतर रहेगी, और आरयूपी साथ देना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लैक्टेटिंग एनिमल या प्रोड्यूसिंग एनिमल की जो नीड्स हैं वो आरयूपी पूरी किए बगैर या रूमिनली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन फीड किए बगैर जानवर की
पूरी नहीं की जा सकती। तो इसलिए डाइटरी क्रूड प्रोटीन में एक फेयर बैलेंस होना चाहिए आरडीपी और आरयूपी का। दूसरे नंबर पे आ जाता है एनपीएन। अब एनपीएन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीड करना जानवर को, लेकिन एनपीएन को आप इन कंजंक्शन विद देखें कि फीड के अंदर रुमिनली डिग्रेडेबल प्रोटीन का लेवल क्या है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप फीड के अंदर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। बट इसमें एक ध्यान रखना है कि जो एनपीएन है वो मैक्सिमम राशन का 1.8% से डेली लेवल पे एक्सीड ना करे, अदरवाइज सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे। मेटाबोलाइजेबल तीसरा सेगमेंट आ जाता है कि मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की क्या वैल्यू और क्या हैसियत है या क्या इंपॉर्टेंस है रुमिनेंट फीडिंग में। एक्चुअली इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट when we talk about the lactating or the producing animals. So producing animals के लिए की जो needs हैं वो metabolizable जो needs हैं for the protein and amino acid, that will be fulfilled on the basis of the metabolizable protein, because this is the segment that is actually available to meet the various maintenance and production needs of the ruminants. So what is the fate of the crude protein in rumen? अब जब हम फीड करते हैं, ये एक समरी है, जब हम फीड करते हैं डाइटरी प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज टू रुमिनेंट्स, व्हाट हैपन्स विद देम इन द रुमेन। सो एज सुन एज दीज प्रोटीन सोर्सेज एंटर इनटू द रुमेन, नियरली ऑल ऑफ द एनपीएन, तकरीबन तमाम एनपीएन और रुमिनली डिग्रेडेबल प्रोटीन जो है, इट इज़ रेडिली अटैक्ड बाय माइक्रोफ्लोरा in the rumen and it yields ammonia. This degradation is under two types of microbial mechanisms. The first one is under the influence of the endogenous microbial enzymes, which are mainly produced by the bacteria, and the second segment is the endogenous processing of the nitrogen sources or the proteins, and this endogenous processing is accomplished with the help of the protozoa present in the rumen. These protozoa actually engulf the amino acids and other nitrogen sources, and they process them inside their bodies, and both of the mechanisms, that is the exogenous microbial enzymes and the endogenous processing of the protein sources, result into the production of the ammonia, and this ammonia is utilized by the microbes to produce the microbial crude protein, and this cannot be accomplished without the presence of the readily fermentable carbohydrate energy source, usually in the form of starches like grains and sugars like from molasses. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन इन रुमिनेंट्स। अब पिछली स्लाइड में हमने जिक्र किया कि डाइटरी प्रोटीन का फेट क्या है इन द रुमेन। अब हम बात कर रहे हैं मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन, प्रोटीन का वो सेगमेंट जिसमें क्या क्या शामिल है। नंबर एक, रुमिनली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन जो कि डाइटरी प्रोटीन का सेगमेंट है, प्लस माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन, प्लस एंडोजिनस प्रोटीन। जब ये तीनों सेगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो इसको हम मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन का नाम देते हैं। अब ये मेटाबोलाइजेबल जो प्रोटीन है, एक्चुअली इसको हम नाम देते हैं विद द कंडीशन के इसमें से जो लॉसेज हो जाने हैं फिसीज के अंदर उनको माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा ये एक्चुअली अवेलेबल है फॉर मीटिंग द वेरियस नीड्स ऑफ द एनिमल इन प्रोडक्शन फेज। सो ये एनिमल्स इंटेस्टाइन, ये प्रोटीन जो है एमपी जो है, ये दैट विल बी अंडरगॉन और अटैक्ड by the endogenous intestinal enzymes, and these enzymes after digestion convert them into the amino acids. These amino acids are taken up by the endothelial cells, and some of these amino acids are itself metabolized by the endothelial lining cells of the intestine, and then these absorb into the portal vein, and from portal vein these are brought up into the liver. और यहाँ पर लिवर एक ख़ास मैकेनिज्म के तहत अमाइनो एसिड्स को फिल्टर करता है। कुछ अमाइनो एसिड को वो ज़्यादा फिल्टर करके लेगा और कुछ को कम लेगा। अल्टीमेटली सारे अमाइनो एसिड लिवर पूल के अंदर शामिल हो जाते हैं, और फिर लिवर से ये अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू बॉडी टिश्यूज़ एंड मेमोरी ग्लैंड एंड ऑल्सो टू दी किडनीज। और यहाँ पर फिर इन टिश्यूज़ के अंदर फर्दर अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, और अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट होते हैं इनटू दी
various forms, like in the form of milk protein or in the form of muscle mass. और फिर इसके बाद एज एन एंड प्रोडक्ट यूरिया प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर, और ये यूरिया या तो रिसाइकल होकर ह्यूमन में चला जाता है टू बी यूटिलाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ प्रोटीन, या फिर एक्सेस होने की सूरत में ये यूरिन में से बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है. नाउ व्हाट इज द टेक होम मैसेज? A fair balance of RDP and RUP in the diets of the ruminants is very much essential. दूसरे नंबर के ऊपर जो ruminants मेंटेनेंस फेज में है या लो प्रोडक्शन फेज में है, उनको RUP फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं. उनमें माइक्रोबियल क्रूड प्रोटीन विल बी सफिशेंट, और वही सेगमेंट RUP का काफ़ी होगा जो उनके रफेजेस या जो उनकी डेली राशन के अंदर शामिल होगा. उसमें स्पेशली कोई बाईपास प्रोटीन टाइप को चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं. अब लैक्टेटिंग एनिमल्स के अंदर जो है वो रुमिनली अनडिग्रेडेबल प्रोटीन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और होना तो ये चाहिए कि जो रुमिनेंट प्रोड्यूसिंग रुमिनेंट्स हैं उनकी जो डाइट्स हैं वो मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की बेसिस के ऊपर फॉर्मुलेट की जानी चाहिए ताकि ऑप्टिमम फीडिंग की जा सके और वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अवॉइड किया जा सके, ताकि एक तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो और दूसरे नंबर पे न्यूट्रिएंट लॉसेस भी ना हो इन द एटमॉस्फेयर, ताकि वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड भी ना कर सकें. और इसके बाद इन द एंड हायर लेवल्स ऑफ RDP एंड NPN आर पोटेंशियली हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द रुमिनेंट्स, पर्टिकुलरली फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो above and beyond the maximum permittable upper range level of the NPN and RDP should not be fed to the animals, otherwise bad consequences are faced. So this was all about the protein feeding for today. So we may further elaborate this topic in upcoming videos. Thank you very much. Assalamu alaikum.